तो दोस्त आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है। तो सबसे महंगी अगर पूछेगा कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है, तो याद रखिएगा कुवैत, मतलब कुवैती दिनार कहते हैं, वो सबसे महंगी करेंसी है, याद रखिएगा। ठीक है। ये जुलाई 2023 का अपडेट है, याद रखिएगा। जुलाई 2023 का है कि कुवैती जो दिनार है वो सबसे महंगी है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब भारत का, याद रखिएगा, भारत का जो रुपया है, भारत के रुपया से मतलब समझ जाइए, भारत के रुपया के हिसाब से 267.36 जो है रुपये के बराबर है, याद रखिएगा 267। सोचिए, सबसे महंगा है। चलेंगे आगे की ओर। आगे सवाल है मेरे दोस्त, आगे सवाल है कि भारतीय योजना के संदर्भ में, याद रखिएगा, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भारतीय योजना के संदर्भ में आप प्लेटफॉर्म का देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो बताइएगा कौन सा जो है कथनों पर विचार करना है। तो इसमें आंसर आपको बताना है। इसका दूसरा प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सी होगा, 1 और 2 दोनों होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया, एकदम दिया है, एकदम सही जवाब दिया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की, याद रखिएगा, प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया है, एकदम सही है। 1 और 2 दोनों सही है, याद रखिएगा, सत्य है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। चलिएगा आगे सवाल है, तीसरा प्रश्न है कि पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित जो है कथनों में से याद रखिएगा कौन सा सही नहीं है। नहीं आपको बताना है पंचायती राज से। ओके, तो देखिए पहला जो आप देख रहे हैं कि पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग है। मतलब कहने का मतलब जैसे ही पंचायत की बात करेगा तो ग्राम से ही है, तो ग्राम पंचायत हो गए, तो ग्रामीण क्षेत्र से तो था ही मेरे दोस्त। और पंचायत नगर से भी, अगर नगर भी रहता तो नगर से भी हो जाता है ना। तो आगे ज़्यादातर याद रखिएगा, अगर जैसे ही पंचायत व्यवस्था ग्रामीण होगा तो एकदम सही टिक आउट कर दीजिए। तो ये सही है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है नहीं में। ठीक है, देखिए तीसरा ये बी जो है आपका, यही आपका गलत है। क्यों? देखिए 73वां संविधान संशोधन सही है और 1993 प्रभावी हुआ, ये भी सही है, मानते हैं। 1992 ये भी सही है। अगर 93 भी है तो वो भी सही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, 15 अगस्त ऐसा कुछ नहीं था मेरे दोस्त, ये जो है आपका गलत है। ठीक है, तो 15 अगस्त 1993 को प्रभारी हुआ, ये ऐसा कुछ ऐसा डिटेल नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, यही कथन जो है आपका गलत है, याद रखिएगा। इसके जगह पे अगर यहाँ पे रहता 24 अप्रैल, ठीक है, क्या रहता 24 अप्रैल रहता तो सही हो जाता, इसमें कोई डॉट नहीं था। ठीक है, क्लियर। तो यही आंसर जो है आपका नहीं है, क्योंकि नहीं में पूछा था। त्रिस्तरीय है भाई, एकदम सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 उसके महत्व को बढ़ाता है, एकदम सही है, ये सब सही है। ठीक है, और 243 6 भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, अनुच्छेद के 6 में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल चलिए देखते हैं। आगे सवाल है कि तिलहन की फसल, याद रखिएगा, तिलहन की फसल से के संबंध में, याद रखिएगा, तिलहन के फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आप स्पीड करके देखेंगे वीडियो, ठीक है। चलिएगा, तो बताइएगा इसका आंसर का जवाब दीजिए मेरे दोस्त, क्या होगा। तो देखिए, अगर मेरा करंट अफेयर आप देखे होंगे, करंट अफेयर जिस पे विश्व का प्रथम स्थान पे मैंने पढ़ाया है, विश्व के प्रथम स्थान पे पढ़ाया, या भारत के प्रथम जो है फसल उत्पादन में बताइएगा सबसे प्रथम स्थान किसका है, ये सब मैंने पढ़ाया है एक करंट अफेयर में। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा मेरे दोस्त। तो तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर अगर विचार करने की बात करें तो याद रखिएगा, इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। ठीक है, पढ़ने का मौका दिए तो बताइएगा इस ऑप्शन के अनुसार 2 और 3 सही है। 2 और 3 क्यों सही है, तो चलिए, इसका उपयोग जो है, तिलहन का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, एकदम सही है। तिलहन का उपयोग हम लोग दोनों करते हैं, खाद्य पदार्थ में भी करते हैं और कच्चे माल के रूप में भी करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तिल जो है, देखिए तिलहन का मतलब तिल शॉर्ट फॉर्म दिया है, उत्तरी भारत के में खरीफ फसल है, याद रखिएगा, मतलब खरीफ की फसल है, याद रखिएगा।
तिलहन जो है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, याद रखिएगा, और दक्षिण भारत में रबी की ये फसल है, याद रखिएगा। मतलब अगर आपसे पूछा कि उत्तरी भारत क्षेत्र में तिलहन का जो है किस फसल में रखा जाता है, तो खरीफ फसल की, याद रखिए, खरीफ फसल में रखा जाता है, यही स्पष्ट है, याद रखिएगा। और अगर दक्षिण भारत में अगर पूछेगा तो रबी फसल जो होता है उसमें तिलहन को रखा जाता है, उस समय उगाया जाता है। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत के हिसाब से रबी और उत्तरी भारत के हिसाब से खरीफ। ठीक है, क्लियर हो गए। तो 2-3 जो है आपके सही हैं, लेकिन देखिए भारत जो है विश्व में जो है सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है, ये तीसरा है। क्या है? तीसरा है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़े से कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ गए। आगे सवाल आप देखिए, 5वां प्रश्न है आपके सामने कि स्टील जो है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब जिसे सैल, ठीक है, SAIL, शैल के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बताइएगा, नए अध्यक्ष कौन बने हैं 2023 के हिसाब से आपको बताना है, बताइएगा। इसका आंसर का जवाब दीजिए मेरे दोस्त। इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI प्रश्न है, बताएंगे। तो आप बहुत ही अच्छे से जवाब दे सकते हैं इसके। अमरिंदु प्रकाश हैं, जो ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं वो सही लगाए हैं। चलेगा, आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान, याद रखिएगा, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मेरे दोस्त? तो आप जानते थे कि पहले 7 था, जो कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो बच्चे कितने? 6 बच गए मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर जो सी लगाए हैं वो सही लगाए हैं, 6। तो 6 जो है आप जो है मौलिक अधिकार जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 6 मौलिक अधिकार हैं, याद रखेंगे, जो कि भारतीय संविधान में नागरिकों को दिया गया है, 6। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, भाग जो है आपका, याद रखिएगा, भाग जो है 3 में आता है मौलिक अधिकार, याद रखिएगा। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद पूछे, आर्टिकल पूछे, तो याद रखिएगा 12 से 35 बताइएगा, याद रखिएगा 12 से 35 के अनुच्छेद में, आर्टिकल में इसकी चर्चा है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने संविधान संशोधन है, तो 6, मतलब कितने मौलिक अधिकार हैं, सॉरी 6, तो आप इसके बारे में तो जान गए। देखिए 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था, याद रखिएगा 44, याद रखिएगा 44 में जो संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1978, याद रखिएगा 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था ना कि आगे 7वां जो था मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया था। किसे हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। किसके तहत हटाएगा? 44 में, 42 में नहीं लगाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 44 में संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 31 को, ये जो है अनुच्छेद 31 था, एक तरह से 35 था ना, 35 में 31 आता था संपत्ति का अधिकार में, जिसे इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 31 को जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। कानूनी अधिकार जो है अनुच्छेद, याद रखिएगा, कानूनी अधिकार के अनुसार जो है संपत्ति का अधिकार है वो 300 के कम में चला गया, याद रखिएगा। ठीक है, सारा डिटेल मैंने बता दिया, अब तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो चलिए एक बार और मैं स्पीड करके डिस्कस कर देता हूँ। मौलिक अधिकार 6 हो गए, याद रखिएगा। अब मौलिक अधिकार अगर पूछे कि मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो किसमें संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में, याद रखिए 1978 के। अगर संपत्ति का अधिकार भाई हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार में अनुच्छेद जो था संपत्ति का अधिकार में, वो कौन सा था? तो 31वां अनुच्छेद को हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में चला गया? तो 300 का में चला गया, याद रखिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। अनुच्छेद 300 का में चला गया, चलिएगा। VBI था इसलिए मैंने बता दिया। चलिए आगे चलेंगे। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग-अलग झरने हैं? बताइएगा, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और, याद रखिएगा, रोरर नामक 4 अलग-अलग झरने हैं? बताइएगा, उस झरने का नाम बताइएगा। तो उस झरने का नाम अगर पूछे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर जोग। क्या है? जोग जलप्रपात में राजा, याद रखिए, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग-अलग झरने रखे गए, याद रखिएगा। चलिए आगे सवाल है कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? ये मैं करवा चुका हूँ प्राचीन इतिहास में, अगर देखे हैं तो आप अच्छे से बता दीजिएगा। ठीक है, प्राचीन इतिहास में, ठीक है।
तो बताइएगा पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे, ये बताइएगा। तो बताइएगा पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 8वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा पहाड़ के कंदारों में रहते थे, याद रखिएगा पहाड़ के कंदारों में मतलब गुफाओं में रहा करते थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि संसार में, याद रखिए संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा तो भाई वही बनाती है मेरा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। 10वां प्रश्न है बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है, तो बैडमिंटन का जो नेट है जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है, तो याद रखिएगा इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो लगाए हैं वो सही लगाएंगे। 1.55 मीटर रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पूछेगा बैडमिंटन के रैकेट की वजन अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा, तो याद रखिएगा 85 से लेके 14 मतलब 140 ग्राम का बीच रहता है, याद रखिएगा। तो 85 से 140 ग्राम के बीच होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन को किस किस नाम से जानते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। तो बैडमिंटन के अगर बारे में पूछेगा कि जैसे आपसे पूछा कि ड्रॉप, बताइएगा ड्रॉप ड्रॉप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है ना, पूछता है कि नहीं। अगर बैडमिंटन से पूछेगा सेट 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 की अगर पूछेगा सेट किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से है ना। जैसे आपसे एक और पूछेगा हाई, क्या पूछेगा हाई, हाई किस खेल से है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन से है, याद रखिएगा। सेट पॉइंट, अगर इसी में सेट पॉइंट लगा दे पॉइंट, तो ये भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे लेट मतलब लव, लव पूछे या लेट पूछे, याद रखिएगा। तो ये सब जो है लेट लव ये सब भी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। क्या पूछेगा, तो ये पूछा है एस मैस, क्या बोलिएगा असमैस। ठीक है, तो असमैस अगर आपसे पूछेगा तो समझ जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। ओके क्लियर, खत्म, सिर्फ सुन लीजिए याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब बैडमिंटन का वो सब शब्द था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। सही है, तो कौन सही है मेरे दोस्त, तो भारतीय जो होते हैं आत्मक, ये नहीं सही है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, नहीं एकदम नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है, एकदम नहीं है। सही कौन है, तो ये सही है आपका कि भारत एक संसद आत्मक प्रजातंत्र है, ये ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं वो सही लगाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखिएगा मरेल डार्लिंग नदी बेसिन जो है निम्न में से किस देश में है, तो याद रखिए मरे याद करके रखिएगा, मरे डार्लिंग, याद रखिए मरे डार्लिंग, मरेर ऐसे नाम है, मरे डार्लिंग या मरे डार्लिंग याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मरे डार्लिंग नदी बेसिन जो है निम्न में से किस देश में है भाई, तो बताइएगा। तो आप जानते हैं वो उसे स्पष्ट रूप से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा फटाफट चलते रहेंगे, ये सब मैं करवाता रहूँगा। चलिए उससे पहले जहाँ पे इम्पोर्टेंट है को उससे बता देंगे। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, बताइएगा किस में है, बताइएगा शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद का नाम बताइए, तो याद रखिएगा इस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 350 ए, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है, चलिए 14 का आंसर का जवाब दीजिए कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनने वाला राज्य था, बताइएगा विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनने वाला राज्य था, कौन था ये बताइएगा। तो याद रखिएगा हम्मुराबी, याद रखिएगा हम्मुराबी था, याद रखिएगा। ठीक है, हम्मुराबी था, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है 15 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो 15 में क्या है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से, याद रखिए निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 बार कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे, तो आप जानते हैं एक ही व्यक्ति हैं जो कि 2 बार रहे हैं, वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे चलेंगे, आगे सवाल है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी, गुलाबों की लड़ाई जो हुई थी किसके किसके बीच हुई थी, कहाँ हुई थी ये बताइएगा, ये पूछ रहा है। तो गुलाबों की लड़ाई की अगर बात करें तो इंग्लैंड में हुई थी, याद रखिएगा। तो गुलाबों की लड़ाई जो है बहुत ही वीवीआई प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। तो गुलाबों की लड़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे।
इंग्लैंड में हुआ था। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है, फटाफट चलेंगे। 17वां प्रश्न है कि बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बुकर सम्मान से जो है सम्मानित प्रथम जो भारतीय महिला है कौन है, उसका उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है अरुंधति राय। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, अरुंधति राय याद रखिएगा। इन्हें अगर पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार से जो प्रथम जो सम्मानित महिला हैं अरुंधति राय, याद रखिएगा इनका नाम जो है क्यों फेमस हुआ भाई, किस लिए फेमस हुआ? तो इन्हें पुरस्कार जो मिला है 1997 में मिला है, याद रखिएगा 1997 में मिला है, 97 में मिला है। लेकिन किस लिए मिला भाई? तो अरुंधति का जो है ये एक बुक था, उनका नाम मतलब जो क्या है, राय को जो है बुकर सम्मान जो पुरस्कार मिला है तो किस लिए मिला भाई? तो देखिए द गॉड ऑफ, याद रखिएगा द गॉड ऑफ स्मॉल स्मॉल स्मॉल, याद रखिएगा थिंग्स, थिंग्स के लिए जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। चलेंगे आगे। आगे सवाल है 18वां प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करते हैं तो बहुत ही VVI प्रश्न है। तो आगे मुख्यालय अगर बात करते हैं तो जिनेवा याद करेंगे। जैसे ही वो की जितनी भी वो आए अधिकतर याद रखिएगा जिनेवा में है, याद रखिएगा अधिकतर। ठीक है, जितने भी संगठन बनेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो उसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व संगठन का, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल याद रखिएगा 1948 में हुआ था, याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है 19वां प्रश्न है, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली समझौता के दौरान अगर पूछे कि ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, ये बताइएगा। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन ने दिया था, याद रखेंगे। तो किन्होंने दिया था? तो लॉर्ड इरविन ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो किन्होंने दिया? तो लॉर्ड इरविन ने दिया था, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर। आगे सवाल बनता है 20वां प्रश्न है, VVI प्रश्न है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो रूस का अगर मैनचेस्टर की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा इवा नोवा को बोलते हैं, याद रखिएगा। तो रूस का मैनचेस्टर इवा नोवा को बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर मैनचेस्टर ब्रिटेन में हो, अगर ब्रिटेन में अगर पूछे कि ब्रिटेन का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, आगे सवाल बनता है। चलिए आगे सवाल का देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो बताइएगा मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग जो है किसके प्रदर्शन में होता है, ये बताइएगा। तो रखिएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, नदी के लिए होता है, याद रखिएगा। जैसे ही नीला रंग हो नदी को याद कर लेंगे। ठीक है, नीले रंग के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे आगे सवाल है 22वां प्रश्न, निम्नलिखित जो है निम्नलिखित अभिलेखों में, या देखिए निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है, बताइएगा। तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें कालिदास का नाम मिलता है? 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी एहोल अभिलेख में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर, 23वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 23वां प्रश्न है बाकर कप का संबंध जो है किस खेल से है, बताइएगा। अगर बाकर कप की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, गोल्फ से है, ये ध्यान रखिएगा। किससे है? तो गोल्फ से है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे सवाल बनता है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजों और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, याद रखिएगा। यह वक्तव्य संबंधित है, मतलब यह जो कहना जो है कहे किन से संबंधित है, किन के अनुसार ये कहा गया है, ये शब्द बताइएगा कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, याद रखिएगा। यह वक्तव्य कौन बोले थे, ये बताइएगा। तो ये थे ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे, याद रखिएगा। ये कथन याद रखेंगे। अब अगर कहा जाए तो इस कथन का जो है जवाहरलाल नेहरू जो भाषण दिए थे, कहाँ दिए थे? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में दिए थे, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी का विचारधारा भी मतलब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है मतलब अधिक प्रभावित है समाजवादी जो धारा थी ना उससे, विचार से, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। चलेंगे 25वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 25वां प्रश्न है कि भारत में
बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बस इतना लगा दीजिएगा, ये बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बेरोजगारी बोलेगा तो जनसंख्या बता दीजिएगा। आगे चलेंगे 26वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 28वां बोल रहा हूँ, 26वां। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था जो है किसने लागू की? तो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था अगर पूछे, टोकन करेंसी अगर पूछे, किसने लागू की है? तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ा दूंगा। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलेंगे 27वां प्रश्न की ओर चलेंगे। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो बाजार नियंत्रण जो है नीति जो है पहली बार किसने अपनाई है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी अपनाई है, याद रखिएगा। सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी अपनाया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप आएगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। अब जल्दी करवा दूंगा दिल्ली सल्तनत से, जैसे मुगल का मैं करवा चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। 28वां प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है टोडा जनजाति का मूल निवास था? मतलब निवास स्थान है, ये बताइएगा। तो टोडा जनजाति का मूल जो है निवास स्थान कौन सा है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ये है आपका नीलगिरी पहाड़ी। याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी जो है ये है आपका मूल निवासी का जो है, याद रखिएगा। नीलगिरी अगर पहाड़ी आपसे पूछे कि कहाँ है तो बताइए कहाँ बताइएगा। तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा टीएम तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। टी से तमिलनाडु याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी पहाड़ी का जो है सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो क्या बताइएगा? तो दोदा। दोदा याद रखिएगा, दोदा बेटा बोलिएगा। किसे बोलिएगा? दोदा बेटा बोलिएगा। याद रखिएगा इसकी अगर ऊंचाई पूछे तो 2637 बताइएगा मीटर, याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो दो दाम बेटा बताइएगा, याद रखिएगा। टोडा जनजाति अगर पूछे कि मुख्य व्यवसाय टोडा जनजाति का क्या है भाई, तो पशुपालन है, याद रखिएगा। एक मिनट में दोस्त बढ़िया से कर देता हूँ। पशुपालन है, याद रखिएगा। पशुपालन है, याद रखिएगा। ठीक है, पशुपालन व्यवसाय है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, चलेंगे ज़्यादा डिटेल जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वो जरूर दूंगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? हिंदी साहित्य का अगर पूछेगा कि स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ ये बताइएगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे दोस्त, वो था आपका अकबर के काल में, याद हुआ। मुगल सम्राट अकबर के काल में स्वर्ण युग जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अगर पूछे तो अकबर के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अकबर ने मतलब अनुवाद एक विभाग खोला था, स्थापना किया था। सिर्फ हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग बनाने तो जो हुआ था उस समय कहा जाने का कारण क्या था कि एक अकबर जो है अपना विभाग खोला था, उसका नाम है अनुवाद। ठीक है, अनुवाद विभाग करके खोला था, स्थापना किया था। सोचिए, तो जैसे इसके समय में ही जैसे महाभारत का हुआ था। ठीक है, महाभारत का जो है महाभारत का एक हुआ था, क्या हुआ था तो अनुवाद किया गया था जो है रजम नामा के नाम से महाभारत का जो है नामकरण किया गया था, याद रखिएगा। अब ये जैसे रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया तो कौन किया था? तो वांदियूनी ने किया था, याद रखिएगा। बदयूनी ने नाम है, बदयूनी ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब छोटा छोटा है, याद रखिएगा। महाभारत का अलग है, आपका रामायण का अलग है ना। तो ऐसे बहुत बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि मैं क्लियर करवा दूंगा। ऐसे मुगल का पढ़ेंगे तो क्लियर हो गया होगा। जैसे बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत कृषि पर आश्रित है? तो बिहार की कुल जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत जो भाग है कृषि पर आश्रित है? तो कृषि पर अगर आश्रित की बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 77% जो है आश्रित है, याद रखिएगा। 77% जो है आश्रित है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर। 31वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 31वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के तहत जो है बताइएगा कि भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? तो वो है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1861। याद रखिएगा, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, याद रखिएगा। 1861 को अध्यादेश जारी करने का अलाव है। ठीक है, थोड़े से आगे चलते हैं। 32वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 32वां प्रश्न है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्ट किसने प्रदान किया? बताइएगा कौन है जो कि भारत में चार्ट
जो है प्रदान किया है, तो वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने किया है, याद रखिएगा। म्यांमार जो है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ था, ये बताइएगा। आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे 33वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। 4 जनवरी 1948 को हुआ था, याद रखिएगा। तो म्यांमार जो है आज़ाद हुआ था कब, 4 जनवरी 1948 को, जो कि बर्मा का नाम है, जो कि बर्मा नाम पड़ा था, उसी का नाम है म्यांमार, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मतलब किस एक्ट के तहत, तो 1935 के तहत, भारत अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया, जो कि आप म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो 4 जनवरी 1948 को ये आज़ाद हो गया था, याद रखिएगा। किस एक्ट के तहत, तो भारतीय जो है अधिनियम 1935 के तहत। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो चलिए चलते हैं मेरे दोस्त आगे। चलिएगा चलिएगा पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, भारतवर्ष में लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा जो है प्रारंभ की थी। कौन सी ऐसा प्रथा था जो कि प्रारंभ किया था, तो याद रखिएगा वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त। तो अगर आपसे पूछेगा कि अस्थायी बंदोबस्त जो है किसने चालू की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था। कब किया था मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा ये चालू किया था 23 मार्च, याद रखिएगा 23 मार्च, याद रखेंगे 23 मार्च 1900 मतलब 1793 में। ठीक है, 93 में। अब बताइए 23 मार्च जो है 1793 में चालू किया था। तो जानते हैं पहले तीन ही जो प्रांत था बहुत फेमस था। पहला बंगाल, है ना, दूसरा बिहार आपका, तीसरा उड़ीसा। क्या था, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। ये तीनों प्रांत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, याद रखिएगा। मतलब इस अस्थाई बंदोबस्त का मतलब आप जानते हैं क्या है, तो अस्थाई बंदोबस्त में कहने का मतलब है कि भूमि का जो मालिक होता था, जमींदार को बनाया गया था। मतलब जितने भी भूमि का मालिक होते थे उन्हें जमींदार के रूप में जो है नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगर अस्थाई बंदोबस्त का जनक अगर माना जाए, जनक अगर पूछेगा, इसका जनक पूछेगा, ठीक है, लागू किया, प्रथा प्रारंभ किया कॉर्नवालिस, लेकिन जनक अगर माना जाता है तो सर, याद रखिएगा, सर जॉन सोर को। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है मेरे दोस्त, कई लोग क्या है कि सर जॉन सोर लगा के आ जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं कि क्यों लगा के आ जाते हैं। तो याद रखिएगा जनक सर जॉन, अगर पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में किसे मानते हैं, तो सर जॉन सोर को। अब अगर पूछेगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है प्रथा प्रारंभ की, तो कौन किया अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ, तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कन्फ्यूजन दूर हो गए। आपको अगर डाउट क्लियर हो गया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे। कैसा लग रहा है ये वीडियो का सेशन, आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसी पे करेंगे, नहीं तो फास्ट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 35वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 35वां प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो बहुत ही सटीक प्रश्न है, बताइएगा उसके बारे में। आप बता सकते हैं मेरे दोस्त। तो आप जानते हैं कि वो था बंगाल का वारंग हेस्टिंग। कौन था, तो याद रखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, वारंग हेस्टिंग को याद करेंगे। ठीक है, तो वारंग हेस्टिंग जो था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना था, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। बस इतना, ज़्यादा पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। ज़्यादा पूछेगा तो आपका अंग्रेज का मैं करवा दूंगा वीडियो ना, वो जल्द ला रहा हूँ ऑनलाइन में, फिर एमसीक्यू करवाऊंगा। चलते हैं आगे, चलते हैं। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई। तो सती प्रथा जो है किसके अंतर्गत समाप्त की गई है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल अधिनियम जो है कितना, 17वां। याद रखिएगा बंगाल अधिनियम जो है 17वां जो है सती प्रथा के अंतर्गत समाप्त की गई। तो बंगाल अधिनियम 17वां के तहत जो है समाप्त कर दी गई। सती प्रथा जो है, अब अगर पूछेगा सती प्रथा को 1829 में, याद रखिएगा 1829 में जो है क्या किया गया मेरे दोस्त। तो सती प्रथा को 1829 में एक्ट, याद रखिएगा एक्ट आपको बताए थे 17 के अधीन जो है विलियम बेंटिंग, कौन किया, विलियम बेंटिंग, इसका जो है मतलब समाप्त किया। विलियम बेंटिंग का नाम आता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा विलियन, ठीक है, विलियम कहिए, विलियन कहिए, बैंक्टिंग याद रखिएगा, ये बैंक्टिंग याद रखिएगा, बैंक्टिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा विलियम बैंक्टिंग जो 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। किस एक्ट के तहत, तो बंगाल अधिनियम 17 एक्ट के तहत किया था। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 17वां प्रश्न, 37वां प्रश्न की ओर चलेंगे।
मई 2023 में, याद रखिएगा मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक जो है उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर, याद रखिएगा जियो सिंक्रोन्स ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा मई 2023 में, याद रखिएगा मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक जो है उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोन्स ट्रांसफर ऑर्बिट में, याद रखिएगा ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। तो बताइएगा कौन सा है, इसके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 37वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी होगा। क्यों होगा? NVS-1 है, याद रखिएगा लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा NVS-1 नामक नाविक जो है उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर। 38वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 38वां प्रश्न क्या है? तो 38वां प्रश्न है मेरे दोस्त कि निम्न में कौन सा संविधान उत्तर संस्था है? संविधान उत्तर जो है क्या है? संस्था है। तो कौन है ये बताइएगा। तो इसका आंसर का जवाब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नीति आयोग है। मतलब कहने का मतलब है कि संविधान से संबंधित नहीं है, संविधान से नहीं है ये अपना जो है क्या कर सकते हैं, जैसे पीएम का ये नीति आयोग, जैसे योजना आयोग, ये प्रधानमंत्री अपना कर सकता है, हटा सकता है, जो कर सकता है प्रधानमंत्री। संविधान इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही पूछ रहा है। जैसे संघ लोक सेवा इसमें है संविधान का, वित्तीय आयोग, चुनाव आयोग, ये सब है संविधान से संबंधित, लेकिन नीति आयोग जो है संबंधित नहीं है। यही सवाल है, बस घुमा दिया है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गए। अगर आप चलिए थोड़ी सी नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो नीति आयोग के तो बारे में चलिए जान गए कि ये नहीं है संविधान का, तो नीति आयोग के बारे में चलिए तो जान लेते हैं। तो नीति आयोग की अगर पूछा जाए तो संविधान में इसका उल्लेख तो नहीं है, क्लियर हो गए। इसकी अगर स्थापना करें वर्तमान में अगर पूछे कि केंद्र सरकार के जैसे योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना हुई थी, तो ये जो पूछेगा कि कब आई भाई, तो 1 जनवरी 2015 को आई। क्या आया? 1 जनवरी 2015 को आया, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी खुद हैं नीति आयोग के, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात यहाँ उठता है मेरे दोस्त कि जैसे कि ये तो आप जान गए नीति आयोग के बारे में। अब संघ लोक सेवा का अनुच्छेद तो बनता है कि याद करके जाएं। तो संघ लोक सेवा का अगर अनुच्छेद के आर्टिकल की बात करें तो 315 बताइएगा। अगर आपसे पूछेगा कि संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद, तो 315 में चर्चा है, याद रखिएगा। अगर वित्त आयोग की अगर अनुच्छेद की बात करेगा तो 280, याद रखिएगा। VBI प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा 280। तो आपसे अगर पूछेगा वित्तीय आयोग का तो बताइएगा अनुच्छेद 280। अगर चुनाव आयोग का अगर पूछ दिया तो मेरे दोस्त क्या बताइएगा, तो याद रखिएगा इसका आप बिना सोचे समझे 324 लगा दीजिएगा। तो आर्टिकल अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का चर्चा है। तो चलिए इतना क्लियर हो गया। VBI था इसलिए मैंने बता दिया कि आ सकता है। चलेंगे आगे। 39वां प्रश्न की ओर चलेंगे। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो अगर बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो बताइएगा कि राजनीतिक क्षेत्र के जीवन से इनका प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या है, मतलब क्या संबंध है इनका बिपिन चंद्र पाल का, बताइएगा किस क्षेत्र में? उदारवादी हैं, उग्रवादी हैं, क्रांतिकारी हैं, या शासिका सेवक हैं, क्या हैं ये बिपिन चंद्र, है ना? इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो याद रखिएगा ये हैं उदारवादी व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। तो बिपिन चंद्र जो हैं उदारवादी विचारधारा के हैं, याद रखिएगा। बिपिन चंद्र पाल को गरम दल के त्रिरत्न में से एक माना जाता है। तो उदारवादी हैं तो गरम दल के होंगे मेरे दोस्त। तो क्या है? गरम दल के त्रिरत्न में से एक थे, याद रखिएगा। गरम दल हैं तो कौन थे? लाल, पाल, बाल, है ना? तो लाला लाजपत राय गरम दल के हैं, याद रखिएगा। गरम दल में तो उसी उदारवादी के हैं। तो लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल। तो याद रखिएगा लाल, पाल, ये सब गरम दल के नेता थे, याद रखिएगा। क्लियर हो गए? चलेंगे आगे, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिए। चलेंगे आगे। 40वां प्रश्न की अगर बात करें, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65 याद रखिएगा 65वां रमन मैक्सेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रमन मैक्सेस पुरस्कार दिया गया है 65वां? बताइएगा उनका नाम, बताइएगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा उनका नाम
रवि कनन है, याद रखिएगा। तो आर रवि कनन को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिएगा। अब देखा जाए रमन मैग्सेसे के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत सारा सवाल बनते हैं, तो इसको स्पेशल वीडियो बना देंगे रमन मैग्सेसे का, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ना। चलिए बाद में बता देंगे, आगे चलते हैं। 41वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 95 में अकादमी पुरस्कारों में, याद रखिएगा 95 में मतलब 95 अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? कौन सा ऐसा फिल्म था जिसमें 95 जो अकादमी पुरस्कार में जो था, किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र, याद देखिए वृत्तचित्र लघु फिल्म जो होती है श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, बताइएगा 2023 में, बताइएगा। तो उनका नाम, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे द एलिफेंट विश स्पर्श, याद रखिएगा विश स्पर्श, याद रखिएगा, नाम ही है विश स्पर्श, द एलिफेंट, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे आगे। शॉर्ट फिल्म है ना। 42वां प्रश्न की ओर अगर चलते हैं तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो अगर इंडियन एसोसिएशन की अगर स्थापना कौन है, तो वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किए थे, याद रखिएगा। कब किए भाई, ये सवाल तो बनता है, तो याद रखिएगा आगे तो सबसे पहले कलकत्ता में किए, ठीक है, कलकत्ता, कौशे कलकत्ता। और कब किए भाई, ये भी सवाल बनता है। तो याद रखिएगा ये जो किए थे ना, कब किए थे ये बताइएगा। तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, याद रखिएगा इसकी स्थापना, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है मतलब कहिए कि बहुत लोग मिल के कह सकते हैं बनाए थे, जिनमें बनर्जी जी थे। बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर जो है 1800 कितने में 1876 में किए थे, याद रखिएगा। क्या किए थे, 1876 में किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और भी साथ में कौन थे, तो बनर्जी जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ही नाम है, बनर्जी जी थे। और इनके साथ कौन थे, तो याद रखिएगा ये थे, इनका नाम था, क्या नाम था मेरे दोस्त, तो आनंद मोहन। आनंद मोहन जो थे, आनंद, ठीक है, आनंद मोहन और सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलके क्या बनाए, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं, कहाँ किए, तो कलकत्ता में। ठीक है, क्लियर कर दिए। निम्नलिखित देशों में, देखिए सॉरी, निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। गलत विकल्प को चुनना है, मतलब सही 3 है, एक गलत है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रेट ब्रिटेन यूरो जो है ये आपका गलत है, याद रखिएगा। ताइवान डॉलर सही है, इटली यूरो सही है, और मॉरिशस रुपया जो है सही है, याद रखिएगा। तो आप बताइए ग्रेट ब्रिटेन जो है क्या चलता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन में यूरो नहीं चलता, पाउंड चलता है मेरे दोस्त। क्या चलता है, पाउंड चलता है, ये सवाल याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर, 44वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 44वां प्रश्न आप देख रहे हैं कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा, याद रखिए कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल, याद रखिएगा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? बताइएगा कप का नाम क्या है, तो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट, याद रखिएगा किसे हराकर, कौन सा देश को हराकर जो है भारतीय टीम ने, बताइएगा, जीता है, ये बताइएगा। 44वां प्रश्न का जवाब देंगे, बताइएगा 44वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए लेव नान को हराकर किया था, याद रखिएगा। किसे हराकर, तो लेबनान को हराकर किया है, याद रखिएगा। ठीक है, अपने नाम किया है ये अवार्ड। 45वां प्रश्न की अगर बात करें तो 45वां प्रश्न में है एतमाद, एतमाद कहिए, एतमाद कहिए, तो एतमाद उद दौला का मकबरा जो है किससे संबंधित है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा जो है किससे संबंधित है, ये 4 ऑप्शन के हिसाब से तो याद रखिएगा जहांगीर से है, याद रखिएगा। जैसे ही एतमाद उद दौला की अगर बात करें तो याद रखिएगा जहांगीर से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है 46वां प्रश्न क्या है, टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताइएगा। 46वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा, तो याद रखिएगा उनका नाम ऑप्शन नंबर बी है एस स्वामीनाथन का है, याद रखिएगा।
ठीक है, एस स्वामीनाथन का है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। चलिएगा आगे 47वां प्रश्न है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? कौन सा ऐसा जगह था जो कि आर्यभट्ट का गहरा संबंध था, बताइएगा। बताइएगा उनका गहरा संबंध था, ये बताइएगा। तो उनका गहरा संबंध आपका पाटलिपुत्रा से था, याद रखिएगा। पाटलिपुत्रा याद रखेंगे। ठीक है, पाटलिपुत्रा जो ऑप्शन था वही है। ऐसे आप तरेगना का नाम सुने होंगे, तो वहाँ से ही संबंधित है, उस समय पटना के ही प्रांत में आते थे, याद रखिएगा। तो पाटलिपुत्र था। ठीक है, चलेंगे हिटलर के किस देश पर, याद रखिएगा, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो अगर पूछेगा हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण क्या था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, हिटलर ने जो है हिटलर के किस देश पर, मतलब हिटलर जो है कौन सा देश पर आक्रमण कर दिया था जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। तो आप जानते हैं वो था कारण कि पोलैंड देश पर जो है आक्रमण कर दिया था। अब पोलैंड पे हिटलर आक्रमण कर दिया तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब आक्रमण जो किया था, कब किया था भाई, सवाल उठता है ना, हिटलर कब किया था आक्रमण? तो सवाल उठता है पोलैंड पर, तो 1 सितंबर को किया था। 1 सितंबर 1939 को कर दिया था। ठीक है, तो 1939 में शुरू कर दिया तो हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, और क्या है ना। आइए याद रखिएगा 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने, याद रखिएगा, एक को क्या 3 दिसंबर को, याद रखिएगा 3 दिसंबर, सितंबर में हुआ, 3 दिसंबर को याद रखिएगा, 3 दिसंबर को याद रखिएगा फ्रांस एवं ब्रिटेन के युद्ध की घोषणा कर दी। अब फ्रांस और ब्रिटेन भी घोषणा कर दिया भाई कि हम भी लड़ेंगे, छोड़ कैसे देंगे। और किसके विरुद्ध किया, तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ गया। ठीक है, तो अब उधर भी फायरिंग हो गया और इधर भी फायरिंग हो गया। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इसका अगर समापन की अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो याद रखिएगा 1945 में समापन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में समापन हो गया था। अब सवाल उठता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य दो जो है समापन होने का कारण क्या है, तो 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त को याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 1945 को एक घटना घटी, और एक घटना आपकी घटी, याद रखिएगा 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त को घटी, याद रखिएगा 9 अगस्त को घटा 1945 में। 2 घटना घटी, भयानक घटना घटी भाई। अब इस घटना में कारण क्या है कि 6 अगस्त 1945 पे जो है हिरोशिमा पे बम फेंक दिया गया। ठीक है, किस पे, तो हिरोशिमा पे भाई, हिरोशिमा पे बम फेंक दिया भाई। कहाँ, हिरोशिमा जापान का क्षेत्र है, याद रखिएगा। और नागासाकी पे परमाणु बम फेंक दिया गया। तो देखिए 9 अगस्त को नागासाकी पे फेंक दिया गया। ठीक है, नागासाकी याद रखिएगा। अब क्या फेंका गया भाई, तो परमाणु बम, परमाणु बम। अब यही कारण था, इसीलिए अब ध्वस्त हो गए, तो अब समाप्त हो गए, है ना। तो ये समापन की अगर पूछे अंतिम, तो 1945 याद रखिएगा। और ये बम का पूछे तो याद रखिएगा नागासाकी और आपका हिरोशिमा पर फेंका गया था बम, याद रखेंगे। चलेंगे आगे, कन्फ्यूज मत होइएगा। 6 को हिरोशिमा, 9 को नागासाकी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलेंगे 49वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 49वां प्रश्न है, अगस्त 2023 में लावारिश जमा का जो है पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बताइएगा, उद्गम पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये बताइएगा। तो देखिएगा वो था ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है 50वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 50वां प्रश्न है कि 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया? किसे जो है भारतीय राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर को, याद रखिएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये VVI प्रश्न है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है, याद रखिएगा। शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है? तो अगर शक्ति का अगर बीमीय सूत्र की अगर बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ml2 है पावर पे, याद रखिएगा। और T-3 पावर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। आगे चलेंगे, बॉयल के नियम, आगे चलेंगे, साइंस आ गया है। तो बॉयल के नियम का सूत्र है, तो बॉयल के नियम का सूत्र क्या है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, भी। चलेंगे 53 का, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर
से कम सांद्रता वाले खाली जगह युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो क्या माना जाता है ये बताइएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या माना जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है 54 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा, सरल लोलक को प्रभावी लंबाई, याद रखिए प्रभावी लंबाई के मापने में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापने में प्रतिशत त्रुटि 1% है। तो जी के मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। तो कितना प्रतिशत त्रुटि होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 4% जो है त्रुटि होती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। याद रखिएगा 55वां प्रश्न कि चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, क्या आधारित है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ये है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा एमआरआई स्कैनिंग है, ये ध्यान रखिएगा। तो एमआरआई स्कैनिंग है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है 56वां प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, 56वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 56 प्रश्न है, साइंस पढ़ाता हूँ इसलिए 2 बजे हमेशा, इसलिए मैं इस पे स्पीड काट रहा हूँ। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल का सदैव कार्य करता है। तो अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है, तो किस पे करता है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिशा में करता है, याद रखिएगा अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे 57 की ओर चलेंगे। 57 में सही कथन छाटिए। तो सही कथन छाटने की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है आपका जो है क्या है बताइएगा। तो अगर पूछे कथन छाटना है तो याद रखिएगा सही कथन के मामले में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि ये कथन जो है आपका ये गलत है। क्योंकि चाल में केवल परिणाम व वेग के परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, याद रखिएगा। अगर चाल में केवल परिणाम व वेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ देखिए चाल के दोनों वेग में जो है चाल और वेग दोनों में दिशा और परिणाम होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाल में सिर्फ केवल परिणाम होते हैं, चाल में और वेग में दोनों होते हैं, परिणाम भी और दिशा दोनों, यही सही है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, चाल चाल धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है ना। वेग के परिणाम को चाल कहते हैं, ऐसा थोड़ी है, गलत है। चाल में केवल परिणाम हो सकते हैं और वेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल देखिए, यहाँ पे 58 का आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम पारस क्या है। तो उसका अधिकतम अगर पारस की बात करते हैं तो क्या है, ये जवाब दीजिए। आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखेंगे 4 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4 गुना हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि एक जो हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही सटीक जो हैं आपको कोई भी अपडेट या कोई भी फॉर्म की अगर जानकारी लेनी है तो एक 3N सक्सेस यूट्यूब चैनल है, जो कि स्पेशली फॉर्म के लिए, किताब के लिए, या किस लेवल की तैयारी करनी है, किस तरह का किताब लें की तैयारी करें, तो उस चैनल को आप जाके मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वो वीडियो में 3N सक्सेस जाके सर्च कीजिए, आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा और उनका जाके वीडियो को देखेंगे। आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी न्यूज़ चाहिए, आपको वो चैनल पे मिल जाएगा। किताब के बारे में हो या जॉब के बारे में हो या किसी भी क्षेत्र के बारे में, स्पेशली एसएससी के बारे में, तो अगर जानना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा 59 का आंसर का जवाब दीजिए। निम्न में से किस बीमारी के लिए जो है वैलेंट के स्थान पर वैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, बताइएगा। भारत सरकार ने लिया है, तो बताइएगा 59 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा पोलियो, याद रखिएगा पोलियो का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। वाइली इवेंट है ना। चलिएगा 60 का आंसर का जवाब दीजिएगा। परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो क्या नियंत्रित होता है ये बताइएगा। तो परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम जो है नियंत्रित होता है, तो कैसे होता है ये पूछ रहा है। तो यह देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ऑफ बाउल के सिद्धांत द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर, 61 की ओर चलेंगे। क्षैतिज जो है वृत्त के नियत चालक से,
याद रखिएगा गतिशील वस्तु के लिए नियत है। तो क्या नियत है ये बताइएगा। आपके लिए 61 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए गति ऊर्जा याद रखिएगा। चलिएगा 62वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 62वां प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए कथन की अगर बात करें कि कौन सा कथन गलत है, तो देखिएगा ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बने एक अणु है। तो एकदम नहीं, यही गलत है। सबसे बड़ी बात है ओजोन जो है ऑक्सीजन के 2 अणु जो 2 परमाणुओं द्वारा बने एक अणु है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल बनता ना कि अगर आपसे पूछता कि ओजोन जो है, ओजोन गैस ऑक्सीजन, याद रखिएगा ओजोन गैस जो है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, अगर यहाँ पे 2 के जगह पे 3 परमाणु बोलता है, 3 परमाणु मतलब O3, ठीक है, ब्रैकेट में O3 जो है से मिलकर बना है तब सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला 2 परमाणु द्वारा बने एक अणु है, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, गलत है। ठीक है, देखिए ये सही है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है, एकदम सही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले जो परावैंगनी अल्ट्रावायलेट जो होता है विकिरण के पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है, एकदम सही है। ओजोन एक घातक विष होता है, एकदम सही है। लेकिन कथन गलत पूछा तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका गलत है, समझ गए। तो याद रखिए 3 होता तो मान लेते कि सही हो जाता। ठीक है, 3 परमाणु। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे सवाल बनता है 63वां प्रश्न है कि CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, मिथाइल एल्कोहल का याद रखिएगा सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि मिथाइल एल्कोहल का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 64वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 1 मिनट मेरे दोस्त, 64वां प्रश्न की अगर ओर चलते हैं, चलिएगा 64वां प्रश्न की ओर चलेंगे। ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है H2C2O4 में कार्बन के संयोजकता हैं। तो किसके संयोजकता हैं ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा 3 होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त 65वां प्रश्न की गुर्दे में उत्पन्न मूत्र, याद रखिएगा खाली जगह है, से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। तो कहाँ संचित किया जाता है ये बताइएगा। तो 65वां प्रश्न की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, मूत्र वाहिनी में जो है संचित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पूछे मूत्र का पीएच मान अगर आपसे पूछता है तो बताइएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा 6 होगा, याद रखिएगा। इसके अनुसार 6 होगा, याद रखिएगा 6 होगा पीएच मान, याद रखिएगा प्लेटफॉर्म के अनुसार, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 66वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 66वां प्रश्न है कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है। इधर उधर भटक जाता है तो आप जानते हैं उसका नाम है हाइड्रोजन, याद रखिएगा हाइड्रोजन जिन्होंने दिए वो सही जवाब दिए हैं। 65 का आंसर का जवाब दीजिए कि किस तत्व का परमाणु भार जो है बराबर होता है। तो कौन सा ऐसा जो है तत्व है जिसका परमाणु भार जो है बराबर होता है ये बताइएगा। तो उसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे, तुल्यक भार इंटू मतलब गुना संयोजकता, याद रखिएगा इसका जो भार है आपका जो है बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अवरक्त, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अवरक्त, याद रखेंगे अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। तो अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है स्थित है, कहाँ स्थित है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्र के बीच है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। सवाल बनता है आगे है कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। ये मैं करवा चुका हूँ बहुत बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में, और महामैराथन के रूप में भी करवा चुका हूँ, बिग लीग में करवा चुका हूँ, और कम टाइम में भी करवा चुका हूँ। तो अगर चुक गए तो समझिए आप तैयारी नहीं किए। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए 15 की जगह पे 14 भी रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 15 से 18, याद रखिए 18 बार तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो याद रखिएगा 15 से 18 बार 18 मिनट में जो है क्या होता है, श्वसन दर जो है क्या होता है, कितने बार होते हैं। तो 15 से 18 बार श्वसन होते हैं, याद रखिएगा। अगर स्वस्थ मनुष्य की अगर बात करें तो 72 बार, 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, याद रखिएगा। सामान्य नाड़ी दर भी सामान्य हो, स्वस्थ हो, सब में 72 बार होती है, याद रखिएगा। अब भ्रूण अवस्था के शिशु की अगर बात करें, मतलब जो जन्मते हैं भ्रूण अवस्था में जो बच्चे होते हैं शिशु, उनके 130 बार हृदय धड़कते हैं, याद रखिएगा 130 बार, याद रखेंगे। अब से कंफ्यूज मत होइएगा,
अगर भ्रूण की बात करेगा तो 130 बार, सामान्य की बात करेगा 72 बार, और साधारण श्वसन दर अगर पूछे नॉर्मली तो याद रखिएगा 15 से 18 बार 18 मिनट में होता है, या 18 बार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। चलेंगे आगे की ओर। चलेगा 70 प्रश्न की ओर चलेंगे। वृद्धि हार्मोन्स का स्रवण जो है किसके द्वारा होता है? तो अगर वृद्धि हार्मोन्स की अगर बात करेंगे तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे दोस्त, उसका आंसर का नाम ऑप्शन नंबर बी है, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। ये सब मैं करवा चुका हूँ। अगर आप देखे होंगे बायोलॉजी का मेरा वीडियो ना महामैराथन, तो आप पक्का इसका सही जवाब लगाएंगे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ मेरे दोस्त सिर्फ बिहार एसएससी को टारगेट किया हूँ। अगर इसमें भी नहीं रिजल्ट आता है तो समझिए मेरा मेहनत बेकार है, लेकिन मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो जरूर आएगा मेरे दोस्त, मुझे खुद पे भरोसा है, याद रखिएगा। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो आप खुद पे भरोसा करिए, आपका रिजल्ट आएगा, बस तैयारी शुरू रखें। तो सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, तो रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल जल याबी, याद रखिएगा जल व्यावी परिवर्तन होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सही सुमेलित यही है, याद रखिएगा। 72वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 72वां प्रश्न है मेरे दोस्त, लैंगर हैंस के द्वीप को, याद रखिएगा लैंगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्रव करते हैं स्थिर होते हैं, कहाँ होते हैं बताइएगा। लैंगर हैंस के द्वीप जो हैं जो इंसुलिन का स्रव करते हैं, वो बताइए कहाँ स्थित होते हैं, ये बताइएगा। तो वो जो है आपका ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा 73वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 73वां प्रश्न है, किस हार्मोन्स द्वारा हृदय स्पंद मतलब धड़कना तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, बताइएगा 73वें प्रश्न का। तो याद रखिएगा एड्रेनालिन के द्वारा जो है आपका रुधिर दाब जो है बढ़ जाता है, याद रखिएगा। एड्रेनालिन मतलब हार्मोन्स है, उसके द्वारा जो है बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। 74वां प्रश्न की ओर चलेंगे। ये भी करवा चुका हूँ मेरे दोस्त, याद रखिएगा। मानव शरीर से संबंधित जो भी बीमारी थी ना, उसमें BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो अगर BCG का टीका की अगर बात करें, नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगा देनी चाहिए? तो याद रखिएगा 6 माह के भीतर लगा देनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। टेटनस को अगर पूछे कौन सा वैक्सीन होता है तो डिप्टी होता है, याद रखिएगा। काली खांसी को भी डिप्टी टीका लगाया जाता है काली खांसी की बीमारी में। तपेदी में भी BCG का टीका लगाते हैं, और टाइफाइड में TAB का लगाते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा 75वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है बने दोस्त, सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है ये बताइएगा, याद रखिएगा वो है फ्लोरीन, याद रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 8 है मेरे दोस्त, और कैसा लगा ये जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।